हेलो एंड वेलकम ऑल टू क्लियर विजन फॉर यूपीएससी। सो आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने कहा है कि मैं सबसे पहला जो सब्जेक्ट है, जो मेंस के लिए जो कोर्स की अनाउंसमेंट मैंने करी है, उसके लिए सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स कवर करेंगे। इकोनॉमिक्स को कवर करने के लिए सबसे पहले हम GS3 मेंस पेपर एनालिसिस देखेंगे इस वीडियो में। एक चीज़ मैं बता दूं, GS3 का मतलब हर कोई सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स समझता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मिथ अपने माइंड से निकाल दो एंड दिस इज़ द बिगेस्ट रीज़न वाई देर इज़ सो मच फेलियर्स इन GS3। सबसे ज़्यादा लो मार्क्स इसमें स्कोर करते हैं लोग। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है कि GS3 का मतलब इकोनॉमिक्स है। ऐसा भी नहीं कि बहुत मेजर इकोनॉमिक्स पूछा जाता है, फिर भी पता नहीं क्यों लोगों को लगता है कि इकोनॉमिक्स ही सब कुछ है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखेंगे GS पेपर 3 2023 का कैसा पेपर था, GS3 सिलेबस, यूपीएससी का सिलेबस क्या कहता है GS3 का, रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ PYQ इन मेंस, हाउ मैनी क्वेश्चंस फ्रॉम PYQ, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपको पता लगेगा कि आप सीरियसली, अगर आप जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस किया है पढ़ाई के दौरान, जो मुझे चीज़ें पता चली है, अगर आप PYQ करके जाते हैं, सिलेबस कवर करके जाते हैं, तो मैं आपको आज यहाँ पे दिखा के प्रूफ दूंगा गारंटेड कि आप कैसे टॉप रैंक ला सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो ऑन इकोनॉमिक्स फॉर मेंस डेट मैं अनाउंस करूँगा या फिर मैं बताऊँगा किस दिन वीडियो आने वाली इकोनॉमिक्स की। और ये सब कुछ पता अगर सबको है, फिर भी क्यों फेल हो जाते हैं मेंस में। उसके बाद कंक्लूजन, ये चीज़ मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 4 एंड नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो प्लीज़ इनको ज़रूर सुनना। ये GS पेपर 3 है 2023 का। ठीक है, यहाँ पे देखो, सिर्फ एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं क्या क्या पूछा गया है। देखो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से पूछा गया है MS में। ठीक है, डिजिटलाइजेशन, टेक्नोलॉजी, हेल्प, फार्मर्स, ये डायरेक्ट सिलेबस से उठ के आ गए लाइन, है ना। यहाँ पे देखो, ऑब्जेक्टिव मेजर्स, लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है, लैंड रिफॉर्म से क्वेश्चन पूछा गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, माइक्रो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, बट अगर आप PYQ करके जाते हो तो आपको पता लगता है कि यूपीएससी बहुत ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जीज पे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन आया हुआ है कि हम कैसे करंट फ्यूल शॉर्टेज को कैसे सही कर सकते हैं। ठीक है, डैम फेलियर्स, मतलब अब सीधी सीधी बात है कि वो लोग डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर चीज़ें पूछ रहे हैं, डैम फेलियर से लेकर चीज़ें पूछेंगे। बट क्या ये क्वेश्चन डुएबल था? क्या ये क्वेश्चन प्रिडिक्टेबल था? लेट मी टेल यू अ थिंग, जिसने PYQ कर रखा था उसे ज़्यादा नहीं तो इतना तो आता ही था कि वो 10 आउट ऑफ 3 मार्क्स तो स्कोर कर ही सकता है, इतना आता था। ऑयल पोल्यूशन, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन एनवायरमेंट के ऑप्शनल से पूछा गया, बट क्या ये क्वेश्चन डुएबल था? इतना कि आप 3 मार्क्स ले आते। कैसे? क्योंकि आप प्रीलिम्स में ऑयल पोल्यूशन से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हो, जैसे ऑयल स्पिल ओवर इफेक्ट वगैरह पढ़ते हो, है ना। यहाँ पे टेररिज्म से रिलेटेड पूछा गया है, यहाँ अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, यहाँ पे फिर से अनएम्प्लॉयमेंट से क्वेश्चन। अनएम्प्लॉयमेंट तो हमने बहुत पढ़ा है इकोनॉमिक्स में। और यहाँ पे केयर इकोनॉमी, मोनेटाइज्ड इकोनॉमी, बेसिकली वीमेन एम्पावरमेंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हर कोचिंग इंडस्ट्री कवर करती है। एक्सप्लेन द चेंजेस इन क्रॉपिंग पैटर्न, डायरेक्ट सिलेबस से लाइन उठ के आई है और कई बार PYQ में पूछा गया है। सब्सिडीज़ को लेकर WTO, एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ऑफकोर्स यार अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एक नया दौर चलने वाला है हमारी भी कंट्री में, तो क्वेश्चन आना बहुत लाजमी है। चंद्रयान 3 हमारा लॉन्च हुआ है, उसके रिगार्डिंग बहुत ही प्रिडिक्टेबल था कि यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। कमेंट ऑन नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम, और ये PYQ से पूरी तरीके से है, क्योंकि बार बार यूपीएससी रामसर साइट्स, वेटलैंड्स, इन चीज़ों पे बहुत फोकस करती है। IPCC, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज़ आई थिंक कि ये हमारे जो नॉर्मल जो हमारे मेंस के कोर्सेज होते हैं उनमें नहीं होता है, बट ये क्वेश्चन पूछा कहाँ गया था? ये क्वेश्चन ऑप्शनल में पूछा गया है एनवायरमेंट के। अब बेसिकली एनवायरमेंट का जो ऑप्शन और जियोग्राफी का जो ऑप्शनल होता है उसमें ये चीज़ें कवर होती हैं। तो अब ये चीज़ें कहाँ से करेंगे? ये जितना आपने प्रीलिम्स के रिगार्डिंग पढ़ा था वहीं से कवर होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की नीड नहीं है, बट ये चीज़ ना उन सबके लिए जो 14,000 लोगों ने मेंस दिया, सबके लिए उतना ही टफ था जितना आपके लिए टफ था। तो ये ऐसा मत सोचना कि अरे ये तो मेरे को नहीं आता है, ये किसी को नहीं आता था। तो जिसके पास जो नॉलेज थी उन्होंने बस इसमें ये लिखा है। तो जहाँ 0 आने वाले थे, यहाँ 2 ही आ जाए वही बहुत है। इंटरनल सिक्योरिटी, सेंट्रल इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को रिलेटेड करके पूछा गया है। गिव आउट द मेजर सोर्सेज ऑफ टेरर फंडिंग, अगेन टेररिज्म को लेकर, टेरर फंडिंग को लेकर बात करी गई है। ये चीज़ें थी आपके 20 GS3 के जो क्वेश्चन पेपर था इस बार का वो। बट यहाँ पे एक कैच है,
कैच ये है कि प्लीज़ आप लोग इकोनॉमिक्स मत समझ लेना GS3 का मतलब, वरना क्या होगा, फेल। और फिर ब्लेम करते फिरते हो कोचिंग इंडस्ट्रीज़ को, अलग अलग लोगों को। अब बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट पता है क्या क्लेम कर रहे होंगे, आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस फ्रॉम आवर मॉक टेस्ट, आउट ऑफ 20 के 20 हमारे मॉक टेस्ट से आ गए। इन सब के चक्कर में मत पड़ना, ये सब बकवास कर रहे हैं। अरे आपने कोई बड़ी चीज़ नहीं करी है, मैं आपको दिखाता हूँ, आप उनसे भी बेहतरीन मॉक टेस्ट दे सकते हो अपने घर पे। देखो पहले यूपीएससी का मेंस का सिलेबस देखो, GS3 का बेसिकली इंडियन इकोनॉमी, इंक्लूसिव ग्रोथ, गवर्नमेंट बजटिंग, मेजर क्रॉप्स, क्रॉपिंग पैटर्न्स अभी हमने ऊपर देखा, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट फार्म सब्सिडीज, मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमने देखा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, टेक्नोलॉजी, एक सेकंड यहाँ पे देखो और ध्यान से देखना, फूड प्रोसेसिंग, लैंड रिफॉर्म्स डायरेक्ट आया है, इकोनॉमिक चेंजेस, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर क्वेश्चन आया है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से देखो अचीवमेंट्स ऑफ, यहाँ से इस बार आई थिंक क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो हमारा चंद्रयान वाला है, उसमें हमारे साइंटिस्ट का नाम मेंशन है, रोबोटिक्स, IT, स्पेस टेक्नोलॉजी, नैनो बायो टेक्नोलॉजी, इशूज रिलेटेड टू IPR, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, डिग्रेडेशन, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो ये रहा, सिक्योरिटी चैलेंजेस इन देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज, वो जो टेरर फंडिंग को लेकर था, वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेज एंड एजेंसीज इन देयर मैंडेट, तो यहाँ से क्वेश्चन आया जो अलग अलग एजेंसीज के बारे में पूछा है। अब GS3 मेंस पेपर एनालिसिस करते हैं, रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ PYQ इन मेंस क्या है, क्या क्यों इतना इंपॉर्टेंट है PYQ, क्यों मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ कि PYQ करो, PYQ करो। सी कोचिंग वाले क्या कहते हैं, 2013 टू प्रेजेंट अभी तक के कर लो हो जाएगा, बट आप लोग सच बताना कि आपको लगता है कि ये इनफ है। मैं बताता हूँ आपको, अगर आप लोगों ने मुझे सुना है, मेरी वीडियोस पहले भी देखी है, मुझे टेलीग्राम पे आप लोग फॉलो कर रहे हैं, तो वहाँ आपको पता होगा दिस इज़ नॉट इनफ। आप पूरा पेपर प्रेडिक्ट कर सकते हो क्या पूछेगा यूपीएससी, आपके पास पहले से ही मॉडल आंसर होंगे। सोचो एक क्वेश्चन आया, उसके पास ऑलरेडी आपके पास मॉडल आंसर है, आपको सोचना भी नहीं है, डायरेक्ट लिखना है, आप लोगों से फास्ट होगे, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ स्टार्टिंग से लेकर अभी तक सारे PYQ कर डालो, बेशक 5-6 मॉक्स कम दो, बट ये 1979 टू प्रेजेंट सारे PYQ कर डालो। PYQ हमें मदद करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न को समझने में, ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न को समझने में हमें सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं। आइडेंटिफाइंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इनसे हमें पता लगता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। प्रैक्टिसिंग आंसर राइटिंग, अब क्योंकि हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता है तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आराम से कर सकते हैं। डेप्थ ऑफ नॉलेज, भाई कितना पढ़ना है, जैसे फॉर एग्जांपल आप पॉलिटी पढ़ते हो GS के हिसाब से तो आपको पता है इतना पढ़ना है, बट वहीं ऑप्शनल अगर PSIR देख लो तो इतना अंदर तक जाके पढ़ना है। तो ये जो ग्राफ का लेवल है ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यहाँ कम ही रहता है। इम्प्रूविंग आंसर क्वालिटी, अब क्योंकि आप पिछले साल के जब मॉक क्वेश्चंस UPSC क्वेश्चंस देखोगे, उनके जो मॉड्यूल आंसर्स हैं जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने प्रोवाइड करवाए हैं, तो उनसे मैच करोगे तो आपकी क्वालिटी आंसर्स की आप बेहतर करने की कोशिश करोगे। टाइम मैनेजमेंट, द बिगेस्ट रीज़न बिहाइंड मेंस फेलियर, मेरे को ऐसा लगता है। आप कोई भी मतलब मेजरली समटाइम्स लोग टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, 3 आवर्स का पेपर 4 आवर 5 आवर्स में ख़त्म हो रहा है या फिर हो ही नहीं रहा है, तो उसको प्रैक्टिस करो। कॉन्फिडेंस की कमी है, रिविजन टूल, अडेप्टेशन टू चेंजिंग ट्रेंड्स। अब कुछ को तो पता ही नहीं क्या चल रहा है यूपीएससी में, 2 अटैम्प्ट दे दें पर यही नहीं पता कि यूपीएससी अब क्या चाहता है। क्यों? क्योंकि वो PYQ तो एनालाइज नहीं कर रहे, वो सिर्फ अंधाधुंध रिवीजन में लगे पड़े हैं, तो वो फेलियर की साइकिल चलती रहती है। रिड्यूसिंग एंजाइटी हो जाता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जिसके पास है उसके तो देखो PYQ करे ना करे बहुत बढ़िया है, लेकिन ये लक हम बना सकते हैं, बिकॉज द हार्डर यू प्रिपेयर द लकियर यू अपीयर। तो बहुत हार्डली प्रिपेयर करना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, क्वेश्चंस फ्रॉम PYQ, कितने सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। मतलब आप देखोगे ना, आप सरप्राइज हो जाओगे, आपको ऐसा लगेगा ये इम्पॉसिबल है, GS3 इतना ईजी हो ही नहीं सकता। प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ, इसे बहुत अच्छे से देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू कृष्णा सर फ्रॉम सिनॉप्सिस IAS फॉर PYQ PDF। उन्होंने जो PYQ की PDF प्रोवाइड करी है 1979 टू 2023 तक की, वो बेस्ट है। थैंक यू सो मच सर। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्टेटस ऑफ डिजिटलाइजेशन इन द इंडियन इकोनॉमी, एग्जामिन द प्रॉब्लम्स फेस्ड इन दिस रिगार्ड, सजेस्ट इंप्रूवमेंट्स। डिजिटलाइजेशन से पूछा है। PYQ में देखो 2015 में
12.5 मार्क्स का आया था डिजिटल इंडिया से, ठीक है। चैलेंजेस ऑफ डिजिटलाइजेशन पूछा था 2022 में GS4 में। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ डिजिटलाइजेशन इन इंडियन इकोनॉमी, ये बेसिकली 23 का क्वेश्चन है, वही रिपीट हो गया। ये 2 क्वेश्चन अगर आप, और वैसे भी डिजिटल इंडिया का कोई ऐसा नहीं है कि ये क्या पूछ लिया या फिर आपको ओहो यूपीएससी ने तो अनप्रिडिक्टेबल थिंग पूछ ली। डिजिटल इज इन इंडिया इज इन द न्यूज़, और कितना ज़्यादा इसका क्रेज़ है सब जानते हैं। मोदी जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे अपोजिशन, सब लोग, हर कोई चाहता है डिजिटल इंडिया। तो बहुत अनप्रिडिक्टेबल टॉपिक नहीं था, इजीली कवर्ड होता है, और पीवाईक्यू में भी है। पीवाईक्यू की पावर देखो अब ध्यान से। हाउ डज ई टेक्नोलॉजी हेल्प फार्मर्स इन प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। क्या पूछा है, ई टेक्नोलॉजी, है ना। पहली बार ई टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आया है। और ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ द फार्मर्स, ये सिलेबस की लाइन है, GS3 सिलेबस की ये लाइन है। ये PDF मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूँगा, क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेना। डायरेक्ट इसी लाइन को उठा के यहाँ पे पूछ लिया है। और मैं आपको अपने नोट्स में ना, अब खैर वो तो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किए, बट आप जब भी मेरा कोर्स देखोगे इकोनॉमिक्स का या फिर एग्रीकल्चर का, आप पाओगे सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। और ऐसा नहीं कि मैंने उन्हें रिसेंटली लिख लिया है, आप देखोगे वो लगेंगे भी कि मैंने पुराने ही हैं, ये लिखे हुए हैं ऑलरेडी, मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं वो। थर्ड क्वेश्चन है, इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ऐसा ना हो कि ओहो ये क्या पूछना, बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल थिंग है। हर कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करवाता है, यूट्यूब पे भर भर के वीडियोज़ हैं, न्यूज़ में आर्टिकल्स आते रहते हैं। स्टिल पीवाईक्यू की पावर देख लो। 91 में पूछा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाट इज इट्स करंट सिनेरियो एंड व्हाट आर इट्स प्रोस्पेक्ट्स। इसी को चेंज करके यहाँ मैं 2023 कर देता हूँ। बताओ हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब वो हमसे 91 में पूछ सकते हैं, 1991 में, तो क्यों भाई 2023 में इंडिया जहाँ डेवलप्ड होने के सपने देख रहा है, 2047 को गोल बना लिया है, SDG गोल्स 2030 में कंप्लीट करने के सपने देख रहा है, तो इस पर वर्क तो कर ही रहा होगा। और फिर ChatGPT जैसे टूल्स हैं हमारे पास। आंसर द फॉलोइंग अबाउट 20 वर्ड्स, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एग्रीकल्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 90s में क्वेश्चन आया था, ठीक है। अभी तक हमने 3 क्वेश्चन देखे हैं। फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कमेंट ऑन द नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम। बेसिकली ये हमसे रामसर साइट्स वगैरह नेशनल वेटलैंड प्रोग्राम के बारे में पूछ रहे हैं, इंक्लूडेड इन द रामसर साइट्स, 15 मार्कर, ठीक है। देखो, डिस्कस द वेटलैंड्स एंड देयर रोल इन इकोलॉजिकल कंजर्वेशन, ठीक है, 2009 में आया था। लिस्ट एनी 8 रामसर वेटलैंड साइट्स लोकेटेड इन इंडिया, 2010 में आया था। मॉन्टेक्स रिकॉर्ड भी पूछा है। व्हाट इज वेटलैंड, ये 2018 में आया था। रामसर कंसेप्शन ऑफ वाइज यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ वेटलैंड, से 2 एग्जांपल्स ऑफ रामसर साइट्स फ्रॉम इंडिया। तो क्या बड़ी बात है कि अगर वो 2023 में ये क्वेश्चन पूछ लेंगे तो। आई होप आप लोगों को पता चल रहा होगा कि मैं आप लोगों को क्या बताना चाहता हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव एंड मिस्टीरियस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। मे बी यहाँ स्पेलिंग रॉन्ग हो सकती है, मेजर्स होगा, मेजर्स ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, लैंड रिफॉर्म्स। तो यहाँ लैंड रिफॉर्म से क्वेश्चन आया है। देखो एज इट इज़ क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, थीम्स रिपीट हुई हैं लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर। तो अगर मैंने लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर एक दो पेज का मैंने एक अच्छा सा आंसर बना लिया, जिसमें मैंने चीज़ें इंक्लूड कर ली, मेजर चीज़ें इंक्लूड कर ली, डाटा, फैक्ट, माइंड मैप सब कुछ कवर कर लिया, यूपीएससी कितना पूछेगा। और फिर हमारे पास जो नॉलेज होती है हम वहाँ वही लिख के आते हैं। दिक्कत मैं आगे बताता हूँ क्या दिक्कत है, फेलियर्स क्यों है वो सब हम आगे बात करते हैं। पहले यहाँ देखो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है 2015 में। डिक्लाइनिंग एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स इन इंडिया विच हैज मेड एग्रीकल्चर नॉन वायबल फॉर अ मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स, शुड कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड लैंड लीजिंग भी प्रमोटेड एग्रीकल्चर, क्रिटिकली एवेल्यूएट द प्रोज एंड कॉन्स। तो यहाँ भी लैंड रिफॉर्म से क्वेश्चन है। डिस्कस द रोल ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, 2016 में क्वेश्चन है। हाउ डिड लैंड रिफॉर्म सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री हेल्प टू इंप्रूव द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, यहाँ भी 21 में। ऑल्सो डायरेक्टली इन सिलेबस, और मैंने आपको दिखाया था कि डायरेक्टली सिलेबस में भी है। और यहाँ 90s में भी क्वेश्चन पूछा गया है, कई पूछे गए, वो मैं इंक्लूड नहीं करना चाहता था, काफ़ी पेज फिल हो जा रहे थे। विनिंग ऑफ हार्ट्स एंड माइंड्स इन टेररिज्म, बेसिकली टेररिज्म से क्वेश्चन आया है जम्मू कश्मीर को लेकर। यहाँ पे मणिपुर भी आ सकता था, यहाँ पे अपने आसपास के जो भी हमारे नॉर्थ ईस्ट के एरियाज़ हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेररिज्म होता है, टेरर फंडिंग होती है, वहाँ पे किसी का भी नाम आ सकता था। अब देखो टेररिज्म 2015-2008, रिलीजियस एंड इंडोक्ट्रिन, ISIS एंड इट्स मिशन 2015, टेररिज्म 2016, टेररिज्म 250 वर्ड्स GS1। कैसा लगा है ना, यहाँ पे 4 क्वेश्चंस इंक्लूड किए मैंने PYQ से। नाउ द सिक्स्थ वन इज एक्सप्लेन द चेंजेस इन क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया। और जैसे कि मैंने आपको कहा सिलेबस से डायरेक्टली उठ के आया है, मैं लिख भी रखा है सिलेबस लाइन। हाउ हैज़ द एम्फेसिस ऑन सर्टेन क्रॉप्स ब्रॉट अबाउट चेंजेस इन क्रॉपिंग पैटर्न्स इन रिसेंट पास्ट, इलेबोरेट द एम्फेसिस ऑन मिलेट्स प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन।
ठीक है। व्हाट आर द प्रेजेंट चैलेंजेस। अच्छा, ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं बहुत तेज़ी से भाग रहा हूँ, ऐसा मत सोचना, मैं बस आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ आप ये देखिए, क्रॉपिंग पैटर्न से रिलेटेड अगर मैं मेंस की सिर्फ सिलेबस को अच्छे से प्रिपेयर करके जाता, जो कि कोचिंग वाले करवा भी देते हैं, तब भी ये क्वेश्चन मेरे से हो जाता। ठीक है, 2021 में क्वेश्चन पूछा था, 18 में क्वेश्चन पूछा था। अब यहाँ पे देखो, मैं आपको वही कहता हूँ, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से पूछा है ना उन्होंने क्वेश्चन, तो मैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रिपेयर कर लूँगा, क्योंकि वो कभी भी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ मिलेट से, क्योंकि मिलेट्स इतना ज़्यादा न्यूज़ में था, कई बार न्यूज़ में रहता भी है, तो मिलेट्स के ऊपर क्वेश्चन आना हो सकता है 2024 में पूछ लें। 7th क्वेश्चन है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सब्सिडीज़ के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, देखो यहाँ पे पहली बात तो इश्यूज रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज सिलेबस लाइन है। ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस 2002, समझ आ रहा है ना आप लोगों को। यहाँ पे देखो, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर सब्सिडीज, कैश, इलेक्ट्रॉनिक कैश ट्रांसफर सिस्टम, वेलफेयर स्कीम्स, मिनिमाइज करप्शन, ये भी वही है। सब्सिडी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी वगैरह। 15, हाउ डू सब्सिडीज अफेक्ट द क्रॉपिंग। तो अब देखते हैं 9th क्वेश्चन, गिव आउट द मेजर सोर्सेज ऑफ टेरर फंडिंग। यहाँ पे टेरर फंडिंग से क्वेश्चन है। ठीक है, ऊपर एक और टेररिज्म से था, यहाँ टेरर फंडिंग से रिलेटेड है। नो मनी फॉर टेरर फंडिंग। कॉन्फ्रेंस रिसेंटली हेल्ड एट न्यू दिल्ली इन नवंबर 2022। अब देखो, इससे तो ये पता लग गया कि करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, बट पीवाईक्यू में देखो टेररिज्म कवर है। ठीक है, और एनालाइज द कॉम्प्लेक्सिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ टेररिज्म, इट्स कॉजेज, लिंकेजेस, समझ आ रहा है। डिस्कस द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, विनिंग ऑफ हार्ट्स, ये वो क्वेश्चन है जो ऊपर था, मतलब 2023 में ही पूछा गया है, बट ये इसलिए मेंशन है कि आप ये समझ जाओ कि टेररिज्म का क्वेश्चन यहाँ पे भी आया है। तो और टेररिज्म हर कोई कवर करवाता है, मतलब मैं नहीं कह रहा कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं कवर करवाते हैं, करवाते हैं, टेररिज्म अच्छे से कवर करवाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका डुएबल था। अब सुनो, हो सकता है अगर आप उतना ना लिख पाओ जितना कोचिंग वालों ने करवाया है, तो यहीं पे कुछ बच्चे जो लिख पाते हैं उनके एक्स्ट्रा मार्क्स आ जाते हैं, जो नहीं लिख पाते इसे कहते हैं लैक ऑफ रिवीजन। जिनकी रिवीजन अच्छी होती है लिख लेते हैं। व्हाट आर द इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस बीइंग फेस्ड बाय इंडिया। तो यहाँ इंटरनल सिक्योरिटी, दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, इतना। गिव आउट द रोल ऑफ सेंट्रल इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज टास्क टू काउंटर सच थ्रेट्स। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर फर्स्ट में हम 30% इसको वेटेज देंगे और इसको 70% वेटेज देंगे सेकंड वाले को, सेकंड आंसर को, मतलब इस वाले को पर्टिकुलरली हम जब आंसर लिखेंगे तो इसको हम ज़्यादा वेटेज देंगे। नेम द पैरामिलिट्री फोर्सेस फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड देयर नॉर्मल रूल्स। तो अगर इनके रूल्स पूछ लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस को, तो यहाँ पे डायरेक्ट इन्होंने सेंट्रल इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, डायरेक्ट सारी एजेंसीज को एक में मिला के पूछ ले कि क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ द टेरिटोरियल आर्मी, फॉर व्हाट रीजन हैज़ इट बीन कंस्टिट्यूटेड, देख रहे हो ये चीज़ देखो। व्हाट आर द मेन टास्क असाइन टू कोस्ट गार्ड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब पता चल रहा है कि वो बार बार एजेंसीज के बारे में पूछ रहे हैं, तो हमें एक पर्टिकुलरली ये भी पता होना चाहिए कि आखिर वो एजेंसीज कर क्या रही है। अगर हमें ये भी पता है कि ये एजेंसी क्या कर रही है, हम इनके पॉइंट्स को ही मॉडिफाई कर सकते हैं उस क्वेश्चन में, जो कि करते हैं हम भी करेंगे, क्योंकि हमें तो 1 मार्क्स भी एक्स्ट्रा मिल गया, तो मे भी हमारी हमारा मेंस क्लियर हो जाए, इंटरव्यू कॉल आ जाए। फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ रिक्वायर्स इंक्रीज शेयर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन जीडीपी। जो क्वेश्चन पेपर मैंने आपको दिखाई फर्स्ट क्वेश्चन है उसका, है ना। अब देखो, इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिया अडॉप्टेड 6th प्लान। ठीक है, हाउ वुड यू मेजर द इंडस्ट्रियल रिलेशंस क्लाइमेट इन अ कंट्री आउट ऑफ द लास्ट 3 years, व्हेन डिड वी हैव द बेस्ट क्लाइमेट, ये 86, 83। एग्जामिन द इंपॉर्टेंट चेंजेस इन इंडियाज इंडस्ट्रियल पॉलिसी सिंस द 1991, 97 में आया था। व्हाट इज़ न्यू इन इंडियाज न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ये सारी चीज़ें, इंडस्ट्रियल पॉलिसी का मतलब ही है, इंडस्ट्री का मतलब ही है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है, यहाँ नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी पूछ ली डायरेक्ट 2011 में। इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट हैज़ लैग्ड बिहाइंड द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड, गिव रीजन, हाउ फार द रिसेंट चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी। बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो इस बार उन्होंने डायरेक्ट एक हाई लेवल पे, मतलब एक नॉर्मल तरीके से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को पूछ लिया। और अगर हम ये क्वेश्चन मतलब इनके मॉडल आंसर हम अच्छे से तैयार करके जाते हैं, हम इनको प्रिपेयर कर जाते, तो हम उसमें भी डुएबल था वो क्वेश्चन कर लेते और कवर भी रहता है। डिस्कस द सेवरल वेज इन विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन हेल्प इन मीटिंग द करंट फ्यूल शॉर्टेज, एंड दिस इज द क्वेश्चन जो कि ऑप्शनल से प्रेरित है। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या है वो देखो, क्यों ये आया, क्योंकि ये करंट अफेयर में था। यूपीएससी को रिन्यूएबल एनर्जी से प्यार है, और आजकल फ्यूल को लेकर जो इन्फ्लेशन है, जो पूरे वर्ल्ड में क्योज है, उस चीज़ को लेकर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। ना क्वेश्चन देखो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन हार्नेस्ड बाय मैन फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल मटेरियल्स, पॉइंट आउट सम
important developments in this area. What is the current status of microbial technology in our country? 85 में क्वेश्चन था. What important issues were considered at the conference held in August 1981 at Nairobi on new and renewable sources of energy under the auspicious United Nations? What progress has been made in India towards the development of renewable sources of energy? वहाँ पे क्या पूछा है? जो शॉर्ट फ्यूल है, फ्यूल की शॉर्टेज हो रही है उससे रिलेटेड. रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, ठीक है. डिस्कस इन डिटेल अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज. अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज हाईली डूएबल, नहीं. ये आप अगर आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप बस इतना कर सकते हो कि आपको 2 नंबर मिल जाए, 0 ना मिले बस. ये सबसे वर्स्ट होता है, ठीक है. डैम फेलियर्स एंड व्हाट इज़ द चिपको मूवमेंट अबाउट, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस. अगर आपको पता होता तो आपको पता होता डैम फेलियर से क्या क्या हो सकता है. सरदार सरोवर प्रोजेक्ट पता होता तो पता चल सकता है डैम फेलियर से क्या होता है. तेहरी डैम लोकेटेड 97 नर्मदा रिवर वैली प्रोजेक्ट पता होता तो ये भी पता होता कि ये क्वेश्चन कैसे डूएबल है. बिलियन एक्ट्स ऑफ ग्रीन 2011 है ना. द यूज ऑफ अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स बाय आवर एडवर्सरीज अक्रॉस द बॉर्डर्स ऑफ फेरी आर्म्स, एम्यूनिशंस, ड्रग्स एटसेट्रा इज अ सीरियस थ्रेट टू द इंटरनल सिक्योरिटी. व्हाट डू यू मीन बाय अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स? आप लोग इसे कमेंट में बता देना, ठीक है. कमेंट ऑन द मेजर बीइंग टेकन टू टैकल दिस थ्रेट. अब देखो, एनालाइज द मल्टी डायमेंशनल. यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल चीज़ से रिलेटेड पूछ लिया, अनमैन्ड एरियल व्हीकल से, और इसको कैसे काउंटर करना है, कैसे ठीक करना है, वो इन्होंने इसका आंसर मांगा. लेकिन यहाँ पे देखो PYQ ने कैसे हमें इतनी पावर दी कि हम इसको इतने बेहतरीन तरीके से लिख सकते हैं कि हम यहाँ पे 6 to 7 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं आउट ऑफ 10, अगर ये 10 मार्क्स का. तो हाँ देखो, एनालाइज द मल्टी डायमेंशनल challenges posed by external state and non-state actors to the internal security of India. Also discuss measures required to be taken to combat these threats. Border management is a complex task due to difficult terrain, hostile relations with some countries. Illustrate the challenges and strategies for effective border management. Cross-border movement. For effective border area management, discuss the steps required to be taken in local support. वही सारी चीज़ें घुमा फिरा के. Internal security threats, मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस. मतलब आप देख रहे हो कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं. अब आप ये मत कहना कि सर क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे. क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, थीम्स रिपीट होती हैं, और रैंक लाने वाले थीम्स पे रैंक ले आते हैं. मोस्ट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज स्ट्रक्चरल इन नेचर, ठीक है. अब आप लोग मुझे बताना स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, ठीक है, सबसे पहली बात. उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है, कवर होता है, क्यों नहीं होने चाहिए, माइग्रेशन क्यों होता है, रूरलाइजेशन ऑफ इंडिया क्यों हो रहा है, ये सारी चीज़ें बहुत ही कॉमन है. तो एक कॉमन क्वेश्चन था, ठीक है. अब यहाँ पे देखो, डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. PYQ यहाँ पे स्ट्रक्चर आएगा. डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, तो इसको हमें पता है, इसको हमें प्रीलिम्स के लिए भी प्रिपेयर करना है क्योंकि यूपीएससी ने इनके ऊपर स्पेशल फोकस किया है. व्हाट इज़ द मेन टास्क ऑफ इंडियाज थर्ड मून मिशन? बेसिकली चंद्रयान 3. यहाँ से हमारे चंद्रयान 3 जो इससे पहले हमारा चंद्रयान 2 और अब चंद्रयान 3 जो हमारा गया है, उससे रिलेटेड इन्होंने सब कुछ एक ही में पूछ लिया है और हमें इसको 15 मार्कर में एड्रेस करना था. तो क्योंकि यहाँ पे चंद्रयान 2 पूछा था 2010 में, इंडिया हैज़ अचीव्ड रिमार्केबल सक्सेस इन अनमैन्ड स्पेस मिशन इंक्लूडिंग द चंद्रयान मार्स. तो सबको पता है अगर वो बार बार चंद्रयान पे फोकस कर रहे तो ये चंद्रयान 3 तो सक्सेसफुल हुआ है, तो इनको तो बहुत खुशी होगी, पूछेंगी. नाउ इट्स टाइम टू रिजल्ट. सो गाइज जस्ट लिसन टू मी. वहाँ पे हम 7th के बाद डायरेक्ट 9th क्वेश्चन पे आ गए थे. हमने 8th क्वेश्चन मिस कर दिया था. 8th एक्चुअली मैंने हटा दिया था क्योंकि वो रिपीट हो गया था. तो ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से हटा देते हैं. अब देखो 15 मार्कर टोटल 8 क्वेश्चंस थे हमने ऊपर जो चेक किए. 15 मार्कर टोटल 8 क्वेश्चंस, मतलब 120 मार्क्स यहाँ से, ठीक है. टोटल पेपर कितने मार्क्स का होता है? 250 का, याद रखना है ना. 120 यहाँ से, 10 मार्कर इंटू 8 क्वेश्चन. बट यहाँ 8 नहीं, यहाँ 7 कर लो क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ कम हो गया. तो ये कितना हो गया? 70, ठीक है, 70. अब यहाँ पे देखो, बहुत ध्यान से देखना. टोटल मार्क्स 250, 120 प्लस 70, यहाँ 200 नहीं आएगा, 190 आएगा. आप लोग ज़रा देखो, 250 आउट ऑफ 190 का पेपर आपको ऑलरेडी आता है. अगर आप लोग PYQ प्लस सिलेबस प्लस कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स करेंट अफेयर से प्रिपेयर कर जाते हो तो यार आपको कोई फेल कर ही नहीं सकता है, कोई भी फेल नहीं कर सकता है मेंस में. अब लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा एक, अभी अगर जिसने भी ये रिजल्ट देखा होगा ना, लेट मी क्लीन इट, 1 मिनट स्ट्रेट. तो जिसने भी ये चीज़ अभी इस वक्त देखी होगी वो ये सोच रहा होगा यार अगर इतना इजी होता है तो लोग फेल क्यों जाते हैं.
Why so many failures in mains? So still why so many failures in mains? अब देखो, ऐसी चीज़ें बताऊंगा ना, आपके दिमाग के सारे तार खुल जाएंगे। और ये जो लोग कहते हैं ना कि ऐसा नहीं होता है, मैं कहता हूँ उनको भी फॉरवर्ड करो, वो भी देखें कि गलतियाँ कहाँ हो रही हैं। लैक ऑफ एडिक्वेट प्रिपरेशन, ये सबसे बड़ी चीज़ है। वन ऑफ द प्राइमरी रीजन फॉर फेलियर इज इन एडुकेट प्रिपरेशन। यूपीएससी मेंस डिमांड्स अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स एंड कैंडिडेट्स हु हैव नॉट प्रिपेयर्ड थोरोली मे स्ट्रगल। इसका क्या मतलब है? सोसाइटी, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, जियोग्राफी, हर चीज़ को अलग अलग पढ़ रहे हो, इंटरकनेक्ट करना होता है। हमारे यहाँ की जियोग्राफी ऐसी है तो हमारे यहाँ के लोग कैसे होंगे, हमारे यहाँ के लोग ऐसे हैं तो एम्प्लॉयमेंट कैसी होगी, सॉइल ऐसी है तो उस पर क्रॉप कैसी होगी, टेक्नोलॉजी अगर आएगी तो हमारी क्रॉप पे क्या असर होगा। सब चीज़ों को, ह्यूमन, एनिमल, हर चीज़ को कनेक्ट करा जाता है अपने आंसर में। अब डरना मत, ये कैसे करेंगे सब आ जाएगा, बस देखते जाओ। इनकम्प्लीट सिलेबस कवरेज, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। अगर 13,000 लोग मेंस दे रहे हैं ना, इसमें से ऑलमोस्ट 8,000 लोग ना, मैं आपको बता रहा हूँ 8,000 लोग सिलेबस तक पूरा करके नहीं जाते हैं, सच बता रहा हूँ। कंपटीशन जो रह जाता है वो 5,000 लोगों में रह जाता है, और इतना कंपटीशन होना चाहिए। और ये 5,000 लोगों में से 3,000 सिलेक्ट हो जाते हैं। इसमें से भी 1,000 मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, 1,000 सिलेक्ट हो जाते हैं। अब बाकी क्यों फेल होते हैं वो बताता हूँ। वीक आंसर राइटिंग स्किल्स, ये जो यहाँ पे 8,000 फेल हुए ना, इसकी वजह से हुए, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट इशू, ये भी इसी में आते हैं 8,000 वाले में। लैक ऑफ रिवीजन, ये भी इसी में आते हैं। मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वेश्चंस, ये भी इसी में आते हैं। क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं आता है, मतलब उसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनको पता ही नहीं चल रहा कि 3 क्वेश्चन पूछे कि 4 क्वेश्चन पूछे कि 2 क्वेश्चन पूछे। इनको तो बस एक पता है, जो हमें आता है वो लिख दो। ऐसा नहीं है। स्ट्रेस एंड एंजाइटी, मेजर थिंग। घर से प्रेशर है, शादी का प्रेशर है, पैसे का प्रेशर है, हेल्थ इश्यूज। और ये मेरा पर्सनल है, मैं इसे बहुत अच्छे से समझता हूँ, मैंने ये फेस भी किया है हेल्थ इश्यूज, और रिसेंटली मैं इससे बहुत सफ़र किया हूँ मेन से पहले। तो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न कि मेंस में बच्चे फेल हो जाते हैं अगर उनके साथ कोई भी हेल्थ इश्यूज़ हो जाता है। तो मेरे को काफ़ी दिन से था, बट ठीक है, जब इट्स ओके, मुझे ऐसा लगता है कि जब रिजल्ट आएगा उसके बाद देखेंगे क्या, अभी बहुत नॉर्मल है। बाकी हेल्थ इश्यूज इज़ द बिगेस्ट रीज़न, तो अपनी हेल्थ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना। लैक ऑफ अ सिस्टमेटिक अप्रोच, गाइडेंस है ही नहीं। गाइडेंस कौन दे रहा है? मेंटोर्स। पर गाइडेंस चाहिए किससे? जो गाइड करे, ना कि जो मेंटोरिंग दे। देयर इज़ अ डिफरेंस। ये एकेडमिक है, ये है रियल। मैं नहीं कह रहा मेरे से गाइडेंस लो, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ एकेडमिक चीज़ों के पीछे मत भागो, वो सिर्फ आपको रटना सिखाएंगी या एक डायरेक्शन में चलना सिखाएंगी। यूपीएससी इज़ डिफरेंट, तो मेंटोर के पीछे मत भागो। लैक ऑफ अ सिस्टमेटिक अप्रोच, अंडरस्टैंडिंग द एग्ज़ाम, अंडर एस्टिमेटिंग द एग्ज़ाम। हम निकाल लेंगे, मेरा तो हो ही जाएगा, यूनिफॉर्म तो मिल ही जाएगी, ये पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट तो मेरे ही नाम है, रैंक 1 आएगी, रैंक 10 आएगी। दिस इज़, यार ये क्वेश्चन तो मुझे आता है, ये टॉपिक मैंने पढ़ लिया है, मैंने इस पर्टिकुलर पॉलिटी की नोटबुक को 5 टाइम्स रिवाइज कर लिया। लक्ष्मीकांत मैंने 12 टाइम्स रिवीजन कर लिया है। दे जस्ट अंडर एस्टिमेटिंग द एग्ज़ाम। उन्हें लगता है कि रिवीजन हो गई है, सब कुछ हो गया है, उनको लगता है यूपीएससी इज जस्ट अबाउट रिवीजन। नो, एक्सटर्नल फैक्टर्स, फैमिली इशूज़, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स। ओवर कॉन्फिडेंस, जैसा कि मैंने बताया, इसमें और इसमें सेम ही चीज़ है। फेलियर टू अडेप्ट, यूपीएससी में इंट्रोड्यूस चेंजेस इन क्वेश्चन पैटर्न्स और टॉपिक्स, कैंडिडेट्स हु डोंट अडेप्ट टू दीज चेंजेस कैन फेस डिफिकल्टीज। पता ही नहीं है यूपीएससी में क्या चल रहा है। 2023 में प्रीलिम्स का पैटर्न चेंज हुआ है। आप जाके पूछो अपने करोल बाग में, राजेंद्र नगर में, या अपने आसपास जो भी प्रिपरेशन कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को नहीं पता होगा, बट आउट ऑफ ना, मतलब लेट्स से एग्जांपल 100 लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें से सिर्फ और सिर्फ ना 70 लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा, पता होगा। 30 लोग अभी भी ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा कि यूपीएससी ने कुछ चेंज किया है। उनको लगता है अरे कुछ नहीं चेंज हुआ, ठीक है। स्कोरिंग सब्जेक्टिव पेपर्स, स्कोरिंग वेल इन सब्जेक्टिव पेपर्स लाइक एसे एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट कैन बी चैलेंजिंग फॉर सम कैंडिडेट्स। ऐसे और ऑप्शनल को तो ऐसे इग्नोर करते रहते हैं, जीएस में लगे रहते हैं। ये आप थोड़ा बाद में प्रिपेयर कर सकते हो प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद, बट ये बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। टफ कंपटीशन, एंड दिस इज ऑल्सो अ बिग रीज़न।
ये सारी चीज़ें हैं सो मैनी फेलियर्स इन यूपीएससी मेंस की, सो मैनी फेलियर्स। तो मैंने जैसा कि कहा, मेंटोर के पीछे मत भागना, गाइडेंस देने वाले के पीछे भागना। ये एकेडमिक है बट ये एकेडमिक नहीं है, बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना लाइफ के। नेक्स्ट वीडियो इन इकोनॉमिक्स फॉर मेंस डेट, क्या डेट है? देखो मेरा ना, एक मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मेरा जॉब लेटर आया हुआ है पर्टिकुलरली, आई डोंट वांट टू रिवील दैट, बट मेन चीज़ क्या है, मुझे अब मैं उसको ना ड्रॉप करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरा जो माइंड है वो कहीं और डाइवर्ट हो, कहीं और मैं जाके सेटल हो, कुछ भी करूँ। क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी, जब हमारा माइंड, हमारी बॉडी बेसिकली दो जगह बिजी हो जाती है तो हम कहीं के भी नहीं रह जाते हैं। तो आई जस्ट वांट, यूपीएससी मेरा ड्रीम है, यूपीएससी के लिए ही मैंने बेसिकली इंडियन पुलिस सर्विसेज में जाने के लिए मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। तो मैं उस चीज़ में अभी फिगर आउट कर रहा हूँ, मुझे ड्रॉप करना है नहीं करना है, फैमिली से अपने डिस्कस करना है मुझे काफ़ी चीज़ें। तो इसमें ना 2 से 3 दिन का मुझे टाइम देना है यार। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप लोग अपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ना स्टार्ट कर देना 15 अक्टूबर से, ठीक है? और मेंस की टेंशन मत लेना, मेरे से जितना हो पाएगा मैं कवर करवाऊँगा। इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट, पॉलिटी, गवर्नेंस, GS1 में हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ओके, एंड सोसाइटी, ये सारी चीज़ें मैं कवर करवा दूंगा मेंस पर्सपेक्टिव से। एंड गारंटेड बेस्ट नोट्स होंगे, आपके सबसे बेहतरीन नोट्स होंगे। कोई पैसा नहीं है, सब कुछ फ्री है, क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेना, जो अच्छा लगे अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेना, वरना मेरे नोट्स डिलीट कर देना, ठीक है? GS3 2023 मेंस पेपर एनालिसिस, मैं बार बार हेडिंग पढ़ता रहता हूँ। 2-3 days फुल इकोनॉमिक्स फॉर मेंस इन सिंगल वीडियो विद PDF प्लस करंट अफेयर्स। तो 2-3 दिन का टाइम, तो जैसे मैंने ऊपर बताया, पूरा इकोनॉमिक्स एक वीडियो में कवर कर दूंगा। मे बी 3 hours 4 hours लगे, क्योंकि पढ़ाना तो देखो PDF से है, तो ऐसा मतलब नहीं बनता कि 10-15 दिन लग जाएंगे। कंक्लूजन में बस इतना है कि 250 मार्क्स के पेपर में से 190 मार्क्स का पेपर आपको पहले से पता था, और 190 मार्क्स का अगर आपको पता था, बहुत वर्स्ट भी अगर अप्लाई करोगे ना, इसको अच्छे से नहीं भी करोगे, तब भी आप 120 तक स्कोर कर ही लोगे, ठीक है? आगे जो रेस्ट जो 60 मार्क्स का पेपर बचा, देखा जाए तो यहाँ पे भी आप आराम से 10-15 नंबर स्कोर कर सकते हो, बट उसको भी लेकर मैं कह रहा हूँ 120 स्कोर कर लोगे आप। GS3 को जो लोग हमारे लिए टफ बनाते हैं, वो बनाते हैं हमारे आसपास के लोग, जिनको खुद नहीं पता होता यूपीएससी पूछ क्या रहा है, क्या पूछना चाहता है। तो ऐसे लोगों के साथ मत रहो जो सब्जेक्ट्स को टफ बनाते हैं। आपके माइंड ने अगर एक बार सुन लिया ना कि ये चीज़ टफ है, तो उसे टफ ही बनाता रहेगा। बट अगर उसने सुन लिया कि चीज़ ईजी है, वो ईजी ही बनाता रहेगा। मुझे इतने लोग मिले, उन्होंने बोला GS4 इज़ वेरी टफ, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, केस स्टडीज़ में ये पूछ लेते हो, पूछ लेते हैं। यार मुझे ना बहुत डर लगता था GS4 से, बट मैंने डिसाइड किया मैं सबसे पहले इसी को कंप्लीट करूँगा। और मैं आपसे रियलिटी बता रहा हूँ, टुडे दिस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट। मैं इसको, ये मेरा इतना स्ट्रॉन्ग है कि मैं इसमें हाईएस्ट स्कोर किया अपने मॉक्स में, हाईएस्ट GS4 में। एंड केस स्टडीज़ में मैंने बहुत ही बेस्ट स्कोर किया, जब भी स्कोर किया बहुत बेस्ट। ये मैं ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं कह रहा हूँ, ये मैंने किया है इसलिए मुझे पता है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, जिस चीज़ से डर लगता है ना, सबसे पहले उसे ख़त्म कर दो, सबसे पहले उसे फेस करो, ख़त्म करो। किसी की भी नहीं सुननी है, सिर्फ अपनी सुननी है। और एक और लास्ट चीज़, ये आपका अपना चैनल है, प्लीज़ ग्रुप में ऐसी कोई चीज़ें मत बोला करो, मत करा करो जो गलत हो। किसी से कोर्स मत खरीदा करो, कोई ज़रूरत नहीं है, सब चीट करते हैं। जो पैसा मांग रहा है वो सिर्फ और सिर्फ बिज़नेस के लिए है, और ये बिज़नेस बिल्कुल नहीं है। गाइडेंस के लिए आपको पता है कहाँ जाना है, टेलीग्राम चैनल पे पूरी PDF ये मिल जाएगी। और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे मेरे बर्थडे पे विश किया, बट अनफॉर्चुनेटली मैं ये वीडियो कल ही अपलोड कर देता, बट एक्चुअली कल मेरा बर्थडे था और बहुत ज़्यादा भीड़ थी घर में, मेरे फ्रेंड्स आ गए थे, फिर मुझे बाहर जाना पड़ा। मैं बस वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर ली थी, बस मुझे अपलोड करना था, बट अपलोड करते वक्त भी काफ़ी चीज़ें चेक करनी पड़ती है। सो इसलिए आज ये वीडियो आ रही है, और आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।